मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अभी हम लोग एलपी का ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे और जो क्वेश्चन पहला बताने जा रहे हैं उसका भी सॉल्यूशन जो होगा वो बाउंडेड फिजिबल रीजन होगा। तो याद रखिएगा, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ बाउंडेड फिजिबल रीजन का। उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि अनबाउंडेड में कैसे वर्क करते हैं। एनसीईआरटी का है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है जेड का। कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम बताते हैं कि पहले कांस्टेंट का नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 और ये कॉमन कांस्टेंट है, हमेशा रहेगा x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। ये इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो देखिए पहला स्टेप है फिजिबल रीजन तैयार करना। फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन के लिए देखिए हर इन इक्वेशन का वर्क करते हैं हम लोग। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, तो x प्लस 2y इक्वल टू 120 L1। बताया था पिछले क्लास में कि जब x और y दोनों वेरिएबल हो तो कम से कम 2 पॉइंट लेना होगा। चलिए x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 60 आएगा। y 0 लेंगे, y को 0 लेंगे तो x का वैल्यू 120 आएगा। तो सबसे पहला है कि कोई फिजिबल रीजन तैयार करना हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन का तैयार करेंगे। 2 पॉइंट निकाल लिए। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर पे थिक लाइन होता है। स्केल लिखना जरूरी है। तो यहाँ देखिए स्केल 1 सेंटीमीटर को कितना माना जा रहा है। यहाँ x और y का वैल्यू देख सकते हैं 0 है और 60 है 120 है। तो आप यहाँ स्केल जो है 20 यूनिट भी ले सकते हैं। तो स्केल लेते हैं 20 यूनिट या 30 यूनिट भी ले सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं 20 यूनिट, तो ये हो जाएगा 20 40 60 80 100 120 120 तक है। वैसे 20 40 60 80 100 120। चलिए पहले x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 60 है। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 20 40 60। फिर है y 0 तो x का वैल्यू 120 20 40 60 80 100 120। इंडिकेट कर देंगे पॉइंट को। ये पहला लाइन हो गया L1। अब हम लोग चेक करते हैं कि सॉल्यूशन प्लेन किधर होगा। तो देखिए लाइन के या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। तो कैसे चेक करते हैं, कौन सा रीजन ले। तो लाइन से हटकर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो 0 0 लेते हैं। तो टेकिंग x0 y0 इन फर्स्ट, पहला का वर्क हो रहा है x प्लस 2y लेस देन 120। तो x और y का वैल्यू जब 0 डालेंगे तो 0 लेस देन 120। अब देखिए रिजल्ट ट्रू आया, 0 120 से छोटा है, ट्रू रिजल्ट आया। तो लिखेंगे कि पॉइंट लाइज इनसाइड। अगर फॉल्स आता तो आउटसाइड। लाइज इनसाइड द सॉल्यूशन प्लेन ऑफ 1। अब देखिए ये लाइन है और लाइन के नीचे में ऑरिजिन लिए हैं और सही रिजल्ट मिला, तो इंडिकेट कर दीजिए नीचे की तरफ। अब आइए दूसरा देखिए, सेकेंड का जैसे भी फर्स्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन और लाइन ये सॉल्यूशन प्लेन तैयार किए, तो वैसे ही अब सेकेंड का, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद सेकेंड का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ सेकेंड। तो सेकेंड हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 60। लाइन नंबर 2, दोनों वेरिएबल हैं तो x और y का 2 वैल्यू चाहिए। x 0 लेंगे तो y 60 और y 0 लेंगे तो x 60 निकाल सकते हैं वैल्यू। अब देखिए x 60 और y भी 60, y भी 60 है और x भी 60 है। लाइन को हम लोग
दोनों पॉइंट को मिलाकर ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया लाइन नंबर 2। अब देखिए इस लाइन से अलग हटकर, तो लाइन से अलग हटकर यहां भी 0 0 ले सकते हैं। तो टेकिंग x0 y0 इन सेकेंड। देखिए सेकेंड है x प्लस y ग्रेटर देन 60। तो अगर x का वैल्यू 0 लिया जाए, y का वैल्यू 0 लिया जाए, तो रिजल्ट फॉल्स मिला। तो जिस पॉइंट को चेक कर रहे हैं अगर रिजल्ट फॉल्स मिलता है तो जो पॉइंट है लाइज आउटसाइड सॉल्यूशन प्लेन हो जाएगा, आउटसाइड द सॉल्यूशन प्लेन ऑफ 2। अब देखिए ये सेकेंड लाइन है और ऑरिजिन लेकर चेक किए तो गलत रिजल्ट मिला, तो आप लाइन से ऑरिजिन की तरफ नहीं जा सकते हैं, ऑरिजिन के अपोजिट। तो जब आप देखिए सेकेंड का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिए, लाइन ड्रॉ की, पता कर लिए कि किधर इसका सॉल्यूशन प्लेन होगा। अब वैसे ही थर्ड का चेक करेंगे हम लोग। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ थर्ड है x माइनस 2y इक्वल टू 0 L3। यहां भी x और y का दो वैल्यू लेना होगा। अब देखिए x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू भी 0 मिलेगा। अगर x का वैल्यू यहाँ इसके लिए है 20, अगर x y का वैल्यू 20 लेते हैं तो y का वैल्यू 20 डालेंगे तो x का वैल्यू 40 आ जाएगा। y की जगह 20 डालिएगा तो x का वैल्यू 40 आएगा। अब इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं, x0 y0, x20 40 y20, x40 y20, ये पॉइंट हो गया। ये लाइन नंबर 3 हो गया। अब देखिए इस लाइन से सॉल्यूशन प्लेन थर्ड का या तो नीचे होगा या तो ऊपर होगा। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं कि सॉल्यूशन प्लेन किधर है? तो लाइन से अलग हटकर पॉइंट लेना पड़ता है। देखिए ये लाइन है और ये पॉइंट है, चलिए एक पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 40 0 20 40, तो x एक्सिस पर है तो y 0। तो देखिए लाइन से अलग हटकर एक पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ ऑरिजिन नहीं ले सकते, 0 0 नहीं डाल सकते क्योंकि ये लाइन 0 0 से पास कर गया। तो यहाँ 40 0 लेते हैं, टेकिंग x40 y0 इन थर्ड। देखिए थर्ड है x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, x की जगह 40 y की जगह 0 डालिए। देखिए रिजल्ट यहाँ ट्रू मिला, 40 बड़ा है 0 से, तो जब 40 0 से बड़ा है ट्रू रिजल्ट है। तो जो पॉइंट चेक कर रहे हैं लिखेंगे पॉइंट लाइज इन ऑफ थर्ड। तो कैसे वर्क किया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए जो पॉइंट चेक कर रहे थे ये लाइन था और ये पॉइंट था, ये पॉइंट लेने पर सही मिला, यानी लाइन के इधर जा सकते हैं, ये लाइन इधर कह रहा था, ये लाइन इधर कह रहा था। तो देखिए और जी चौथा क्या इंडिकेट करता है? फोर्थ इंडिकेट कर रहा है कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए फोर्थ इंडिकेट्स दैट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ, नाउ फोर्थ इंडिकेट्स दैट solution plane lies in first quadrant। ये जो कॉमन कांस्टेंट होता है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 इंडिकेट करता है कि जो सॉल्यूशन प्लेन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो अब देखिए यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि ये लाइन नीचे कह रहा है, ये एरिया है। देखिए इसमें पहला लाइन भी कह रहा है, दूसरा लाइन भी कह रहा है, तीसरा लाइन भी कह रहा है। तो ये जो कॉमन रीजन होता है इसी को सेट करते हैं। अब इसका हर कॉर्नर पॉइंट का नाम दे दीजिए। यहाँ एक कॉर्नर पॉइंट मिला A B C और ये है D। We get a bounded
फिजिबल रीजन ABCD। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में भी हम लोग को बाउंडेड फिजिबल रीजन मिला है ABCD। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। जितना भी कांस्टेंट होता है हर कांस्टेंट का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेते हैं, सॉल्यूशन प्लेन ड्रॉ करते हैं, और जो कॉमन प्लेन होता है, कॉमन पार्ट होता है, वही फिजिबल रीजन होता है। बाउंडेड इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब आप हम लोग का मेन काम क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम, यहाँ दोनों पूछा है। तो हम बता चुके हैं कि फिजिबल रीजन के कॉर्नर पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ होता है, तो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पे होता है। तो देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं कॉर्नर पॉइंट। सेकेंड स्टेप है फॉर कॉर्नर पॉइंट्स। तो चलिए पहला कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे A, दूसरा B है, C है, D है। 4 कॉर्नर पॉइंट है। हर कॉर्नर पॉइंट पर x और y का वैल्यू लिखेंगे, यानी कोऑर्डिनेट लिखेंगे। देखिए ग्राफ देखकर भी लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो देखिए उस पॉइंट पर कौन कौन लाइन कट किया है, उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए A, तो देखिए पॉइंट A का कोऑर्डिनेट तो एकदम सिंपल है, x एक्सिस पर है, 20 40 60, ये 60 पे है। तो A का कोऑर्डिनेट हो गया, x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 0। B भी पता है, B पर x का वैल्यू 120, y का वैल्यू 0। C पर, तो देखिए C पर कौन कौन लाइन कट किया है, तो C पर L1 और L3 कट किया है। C पर L1 और L3 कट किया है। तो C के लिए हम लोग किसको किसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए L1 को और L3 को। C पर देख लेना है कि कौन कौन कट किया है, तो L3 और L1 कट किया है। ऐसे आप देख के भी बता सकते हैं कि x का वैल्यू और y का वैल्यू कितना होगा ग्राफ देखकर, लेकिन पॉइंट सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 2x 120, तो x का वैल्यू 60। अब x का वैल्यू 60 यहाँ डालेंगे तो y निकल जाएगा। तो 2y बराबर 60, तो y बराबर 30। तो देखिए x का वैल्यू आ गया 60 और y का वैल्यू आ गया 30। अब वैसे ही d पता करना है हम लोग को। तो देखिए d ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं। d में x का वैल्यू 40 है और y का वैल्यू 20 है। देख सकते हैं x का वैल्यू 40, y का वैल्यू 20। या थोड़ा सा भी डाउट हो तो देखिए d पर कौन कौन लाइन कट किया है, तो L2 और L3 कट किया है। तो L2 का इक्वेशन होगा x + y = 60 और L3 का इक्वेशन हो गया x - 2y = 0। माइनस कर लेंगे तो x से x कैंसिल, 3y = 60, तो y = 20 और x = 40। तो देखिए यहाँ लिखे भी हैं y = 20 और x = 40। तो या तो ग्राफ देखकर पता कर सकते हैं पॉइंट, या उस पॉइंट पर देखिए कौन कौन लाइन कट किया है, लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर पॉइंट पता कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, हर कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब देखिए हम लोग का काम है z का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना। तो थर्ड है ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं। तो z का फॉर्मूला दिया हुआ है फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, z का, 5x + 10y। तो पहले z का वैल्यू a पे निकालेंगे, x का वैल्यू 60 डालेंगे, y का वैल्यू 0 डालेंगे, तो 300। z का वैल्यू b पर, x का वैल्यू 120 और y का वैल्यू 0 यानी 600। z का वैल्यू c पर, तो x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 30। तो देखिए 300 और 300 600। वैसे ही z का वैल्यू d पर, तो d पर निकाल सकते हैं x की जगह 40 और y की जगह 20, तो 200 और 200 ये कितना आ जाएगा 400। अब देखिए हर कॉर्नर पॉइंट पर z का पहले वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए हर कॉर्नर पॉइंट पे z का वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद क्या कीजिए, नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z।
तो ये चारों में सबसे ज्यादा वैल्यू 600 है, तो ये भी 600, ये भी 600, तो जेड का मैक्सिमम वैल्यू 600 हो गया, आंसर हो गया। लेकिन ये जेड का मैक्सिमम वैल्यू 600 कब है? तो लिख सकते हैं जेड का मैक्सिमम वैल्यू बी पर भी 600 है और सी पर भी 600 है। तो अगर जो मैक्सिमम वैल्यू आए या मिनिमम वैल्यू आए, अगर 2 पॉइंट पर आता है तो थोड़ा आंसर लिखते समय ध्यान रखना है, जो 600 वैल्यू आया है तो लिख सकते हैं एट एनी पॉइंट, पिछले लेक्चर में भी बताए थे और फिर बता रहे, एट एनी पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। देखिए 600 बी पर भी आया और सी पर भी आया, तो बी का कोऑर्डिनेट 120 और 0 है और सी का कोऑर्डिनेट 60 और 30 है, यानी कि सी डी का कोई भी पॉइंट पर जाएंगे तो जेड का वैल्यू 600 मिलेगा। तो कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन 2 पॉइंट पर मिलता हो तब समझ जाइए कि पूरा लाइन सेगमेंट पर आंसर मिल सकता है। तो देखिए यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 600 2 पॉइंट पर मिल रहा है, इसलिए हम लोग बी और सी पे, तो बी और सी का कोई भी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है। मिनिमम वैल्यू भी बताना है, तो बताइए चारों में सबसे छोटा वैल्यू कौन है? 300। अब देखिए 300 एक ही पॉइंट पर है, ए पर, तो बस सिंपल ऐड ए लिख देंगे, x का वैल्यू 600 और y का वैल्यू 0। 2 पॉइंट पर अगर मिलता है तो लाइन सेगमेंट का किसी भी पॉइंट पर आंसर होगा, और 1 पॉइंट पर आंसर मिला तो डायरेक्ट आंसर वही लिख देना है। तो देखिए बाउंडेड सॉल्यूशन में कैसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाला गया आपको सिखा देंगे। इसके लिए 3 क्वेश्चन बताएं, एग्जामिनेशन में भी जनरली बाउंडेड सॉल्यूशन पर ही आएगा सवाल, अनबाउंडेड पर भी आ सकता है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अनबाउंडेड का ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए जेड का मिनिमम वैल्यू बताना है -x + 2y अंडर कांस्टेंट x greater than 3, x + y greater than 5, x + 2y greater than 60, y greater than 0। देखिए इसको मान लेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सारा वर्किंग स्टेप वही होगा। आपको अभी कैसे पता चल सकता है कि ये अनबाउंडेड होगा कि बाउंडेड? तो जैसे आप वर्क करते हैं वैसे ही सारा वर्क कीजिए। सबसे पहले क्या बताएं हैं, पहला स्टेप है फिजिबल रीजन तैयार करना। तो फिजिबल रीजन के लिए बताया है कि कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लीजिए हर इन इक्वेशन का, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 1। तो देखिए ग्रेटर देन लेस देन के साइन को हटाकर इक्वल टू का साइन दे देते हैं और ये लाइन नंबर 1 होता है। हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि अगर दोनों वेरिएबल है तो 2 पॉइंट लेके ड्रॉ करेंगे, सिंगल वेरिएबल है। अगर x = 3 है तो समझ जाइए ये लाइन जो होगा पैरेलल होगा y एक्सिस के। अगर x = कांस्टेंट तो y के पैरेलल, और y = कांस्टेंट तो x के पैरेलल। अब देखिए इसमें सब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, स्केल लिखना भी जरूरी है। वन सेंटीमीटर को हम लोग कितना लेते हैं, कंसीडर करते हैं। तो यहाँ देखिए बेसिक वैल्यू है 1 2 3 4, यही सब वैल्यू आएगा, इसलिए 1 सेंटीमीटर को यहाँ 1 यूनिट ही लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे जितना भी पॉसिबल होगा। अब देखिए x = 3, तो x = 3, ये जो लाइन होगा किसके पैरेलल होगा? y के पैरेलल होगा, ये L1 हो गया। अब चेक करना है इधर कलर करें या इधर कलर करें। तो देख सकते हैं यहाँ जो दिया हुआ है x > 3, यानी x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। तो इधर आएंगे तो x का वैल्यू 3 से छोटा हो जाएगा, इधर जाना होगा, इसलिए इधर एरो दे दिए। अब बताइए इस लाइन का जो सॉल्यूशन प्लेन आया इधर आया, यानी ऑरिजिन उसमें नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि origin lies outside the solution plane of 1।
यहाँ लिखा है कि x 3 से बड़ा होना चाहिए और ऑरिजिन में x तो 0 हो जाता है, तो 3 से बड़ा तो है नहीं, तो गलत होगा, इसलिए ऑरिजिन सॉल्यूशन प्लेन में नहीं है। तो लाइन इधर कह रहा है तो ऑरिजिन आउटसाइड हो जाता है। वैसे ही सेकंड के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन है x + y = 5 L2। अब यहाँ दो वेरिएबल है तो दो पॉइंट लेंगे x और y। x अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 5 आएगा, y 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 5 आएगा। तो चलिए x 3 4 यहाँ पे 5 है, y का वैल्यू भी 5 है। देख सकते हैं यहाँ x 0 है तो y 5 और y 0 है तो x 5। अब ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे हम लोग, ये लाइन नंबर 2 हो गया। अब बताइए सॉल्यूशन प्लेन पता करना है, तो लाइन के या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, तो लाइन से अलग हटकर इसमें भी 0 0 लेकर चेक कर सकते हैं। देखिए x = 0 y = 0 इन सेकेंड, तो देखिए सेकेंड है लिखा हुआ, इसमें 0 0 लेंगे तो 0 > 5, तो क्या 0 5 से बड़ा है? नहीं, फॉल्स रिजल्ट है। तो जब फॉल्स रिजल्ट है तो लिख देंगे 0 0 लाइज आउटसाइड द सॉल्यूशन प्लेन, लाइज आउटसाइड द सॉल्यूशन प्लेन। अब बताइए ये लाइन हो गया, अब लाइन के नीचे आने पर ऑरिजिन बाहर चला जाए, ये लाइन के सॉल्यूशन प्लेन में ऑरिजिन नहीं है, यानी लाइन के नीचे आप नहीं आ सकते, तो लाइन के ऊपर जाना होगा। पहला में भी ऑरिजिन आउटसाइड है, दूसरा में भी ऑरिजिन आउटसाइड है। वीडियो रोक के आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए थर्ड का वर्क करते हैं। देखिए थर्ड में क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ थर्ड, x + 2y = 6, लाइन नंबर 3। चलिए अब x और y का वैल्यू निकालिए, दो वैल्यू निकालना होगा, x 0 तो y 3, y 0 तो x 6, यानी y है 3 और x है 6। अब दोनों पॉइंट को मिला देंगे हम लोग, ये लाइन नंबर 3 हो गया। अब देखिए इस लाइन के या तो ऊपर में सॉल्यूशन प्लेन होगा या नीचे में सॉल्यूशन प्लेन होगा। तो चेक करने का तरीका है कि लाइन से अलग हटकर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ये लाइन है तो लाइन से अलग हटकर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन सबसे आसान 0 0 होता है, क्योंकि 0 0 लाइन से बाहर है। टेकिंग x = 0 y = 0 इन फर्स्ट, ये थर्ड, तो थर्ड में x + 2y > 6 है, 0 0। देखिए x भी 0 y भी 0, तो 0 > 6 फॉल्स है। तो जब फॉल्स है तो यहां भी देख लीजिए ऑरिजिन लाइज आउटसाइड द सॉल्यूशन प्लेन, आउटसाइड द सॉल्यूशन प्लेन, आउटसाइड द सॉल्यूशन प्लेन। तो बताइए ये लाइन हो गया। अब ऑरिजिन आउटसाइड रखना है, यानी नीचे नहीं आ सकते हैं, ऊपर जाना होगा। अब देखिए सारा लाइन ऊपर ही इंडिकेट कर रहा है, ये लाइन आगे, ये लाइन ऊपर, ये लाइन ऊपर। तो हम लोग जो सॉल्यूशन प्लेन अगर ड्रॉ करेंगे तो जो कॉमन एरिया होगा सब लाइन के राइट या अप में है। देखिए लाइन के नीचे नहीं जा सकते हैं, तो ये सेट कर दिए हैं। अब देखिए इधर पूरा ओपन है, लेकिन इसमें कॉर्नर पॉइंट मिला एक ए, एक कॉर्नर पॉइंट मिला बी और एक कॉर्नर पॉइंट मिला सी। यहाँ तो इनफाइनाइट पे जा रहा है,
तो देखिए ये एंड इनफाइनाइट पे है, ये एंड इनफाइनाइट पे, लेकिन बीच में 3 कॉर्नर पॉइंट है। तो सबसे पहले यहाँ जो बाउंडेड, ये जो सॉल्यूशन प्लेन मिला, फिजिबल रीजन मिला, वो अनबाउंडेड है। तो अभी तक जितना भी हम क्वेश्चन आपको बताया उसमें बाउंडेड था। तो बाउंडेड में क्या करते थे, हर कॉर्नर पॉइंट को पता करते थे, जेड का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उस पर चेक कर लेते थे, हर पॉइंट पे वैल्यू निकालते थे, जो सबसे ज्यादा होता था जेड का मैक्सिमम वैल्यू देता था, जो सबसे कम होता था जेड का मिनिमम वैल्यू देता था। लेकिन यहाँ भी वही काम होगा, लेकिन थोड़ा सा एक काम बढ़ जाता है, पहले ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, फिजिबल रीजन निकाल लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड होगा। और ये फोर्थ क्या इंडिकेट कर रहा है, तो देखिए y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, y एक्सिस के राइट में, तो सारा ये सॉल्यूशन प्लेन राइट में है ही। हम बताए थे कि कॉमन इज कांस्टेंट हमेशा होता है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो यहाँ x ग्रेटर देन 0 नहीं लिखा है, कारण यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ ना कि x ग्रेटर देन 3। तो जब 3 से बड़ा है यानी कि x भी पॉजिटिव हो गया, y 0 से बड़ा है तो y भी पॉजिटिव हो गया। तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, यानी कि इंडिकेट कर रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। बिल्कुल हम लोग कलर भी किए हैं, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो लिख सकते हैं वी गेट एन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अब देखिए रीजन है, इसमें अब हम लोग कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। सेकेंड स्टेप फॉर कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है, यहाँ ए है, ए पर x और y का वैल्यू पता करेंगे, बी है, बी पर x और y का वैल्यू पता करेंगे, सी है, सी पर x और y का वैल्यू पता करेंगे। अब देखिए a पर x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 0 है, एक पॉइंट तो पता चल गया। अब देखिए b पर, तो b पर ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं, लेकिन चलिए b पर देखिए कौन कौन लाइन कट किया है, तो L2 और L3 कट किया है। तो b के लिए L2 और L3 को सॉल्व कर देंगे, L2 और L3 को सॉल्व कर देंगे। तो माइनस वाई बराबर -1, तो y बराबर 1। अब y बराबर 1 हो गया तो x प्लस वाई बराबर 5 है, y की जगह 1 डाल देंगे तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो देखिए b पर x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1 पता चल गया। अब वैसे ही देखिए c पर, तो देखिए पॉइंट c पर x का वैल्यू तो 3 है और y का वैल्यू 2 है, चेक कर सकते हैं, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। थोड़ा सा भी डाउट हो अगर, तो देखिए पॉइंट c पर कौन कौन लाइन कट किया है, तो L2 कट किया है और L1 कट किया है। तो L1 है x = 3 और L2 है x + y = 5। x का वैल्यू 3 डालेंगे, x का वैल्यू 3 डालेंगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ग्राफ देख के भी पॉइंट लिख सकते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करके भी। तो सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया कि हर कॉर्नर पॉइंट को पता कर लेना। अब आइए, अब हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए वर्क करते हैं। फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं, तो जेड के फॉर्मूला में हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते हैं, जेड का वैल्यू ए पे निकालेंगे, बी पे निकालेंगे, सी पे निकालेंगे और डी पे, सॉरी सी नहीं, 3 ही पॉइंट है। तो x का वैल्यू 6 डाल देंगे, y का वैल्यू 0, तो आ गया -6, x का वैल्यू 4 डाल देंगे और y का वैल्यू 1, तो आ गया -2। x का वैल्यू यहाँ पर x की जगह 3 डाल देंगे और y की जगह 2 डाल देंगे, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब देखिए मिनिमम z बताना है ना, z का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम z कितना होना चाहिए, -6।
ये तीनों पॉइंट में सबसे कम कौन है वैल्यू, तो -6। तो देखिए अगर ये बाउंडेड रहता तब तो हम लोग को कुछ सोचना ही नहीं था, जितना स्टेप बाउंडेड में किए हैं वो सारा स्टेप अनबाउंडेड में भी कर चुके हैं। लेकिन एक लाइन अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी अनबाउंडेड हो तो सारा स्टेप पहले कर लीजिए। कौन कौन स्टेप, फिजिबल रीजन तैयार कर लीजिए, तभी पता चलेगा ना अनबाउंडेड है। हर कॉर्नर पॉइंट पर जेड का वैल्यू निकाल लीजिए, और मिनिमम पूछे तो मिनिमम वैल्यू लीजिए, मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू लीजिए। लेकिन जो वैल्यू निकाले हैं हम लोग, उस वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि क्या यही वैल्यू मिनिमम है या इससे भी मिनिमम वैल्यू हो सकता है। किसके केस में चेक करना होगा, तो अनबाउंडेड के केस में। तो देखिए अनबाउंडेड के केस में चेक करेंगे कि ये जो मिनिमम जेड है, मिनिमम जेड माइनस इक्वल टू -6 इज टू बी चेक्ड। यानी कि बाउंडेड रहता तो यहीं तक आंसर कंप्लीट हो जाता। अनबाउंडेड है तो लिखेंगे z इक्वल टू -6 जो आया इसको चेक करना पड़ेगा। मैक्सिमम या मिनिमम आया तो चेक करना पड़ेगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, चेक किस केस में करते हैं, तो जो मिनिमम वैल्यू आया वो देखिए एक पॉइंट पर आया या डबल पॉइंट पर आया। तो जो z का मिनिमम वैल्यू आया -6 वो एक ही पॉइंट पर आया। इसके पहले वाला जो एग्जांपल दिए हैं उसमें देखिएगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू उसमें देखिएगा कोई एक 2 पॉइंट पर आया। तो अगर अनबाउंडेड के केस में भी 2 पॉइंट पर सॉल्यूशन मिल जाता, यानी -6 जैसे a पर मिला और -6 अगर b पर भी मिलता, तब फिर इसको चेक करने का जरूरत नहीं होता। यानी कि एक ही सॉल्यूशन 2 पॉइंट पर मिल जाए तो उसको चेक नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ जो सॉल्यूशन मिला है -6 वो एक ही पॉइंट a पर है, तब उस केस में चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर कि जब एक सॉल्यूशन जो मिला वो डबल पॉइंट पर अगर मिल रहा हो तो उसको चेक करने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन जो सॉल्यूशन मिला वो सिंगल पॉइंट पर मिल रहा है तो अनबाउंडेड के केस में चेक करते हैं। बाउंडेड के केस में कभी नहीं चेक करेंगे। सिंगल पॉइंट वाला जो सॉल्यूशन होगा, जैसे यहां मिला -6 सिर्फ a पर मिला, तब इसको अनबाउंडेड के केस में चेक करते हैं। यानी जो सॉल्यूशन मिला अगर सिंगल पॉइंट पर है अनबाउंडेड के केस में, तब उसको चेक करते हैं। अब देखिए कैसे चेक करते हैं। टू चेक, देखिए चेक कैसे करते हैं। तो z का वैल्यू कितना चेक करना है, -6। z बराबर -6 को चेक करना है कि ये मिनिमम होगा कि नहीं। तो जरा z का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को पहले यहां लिखिए, -x + 2y = -6। चेक करना सिखा रहे हैं किसको, अनबाउंडेड के केस में सिंगल पॉइंट वाला को, डबल पॉइंट को कभी नहीं चेक करेंगे। अनबाउंडेड के केस में सिर्फ सिंगल पॉइंट वाला को चेक करते हैं। यानी कि जो सॉल्यूशन आया है वो एक ही पॉइंट पर है। अगर -6 a पर भी आता और -6 b पर भी आता तो आंसर तो -6 होता है। लेकिन यहाँ चेक करने का जरूरत नहीं होता क्योंकि ये डबल पॉइंट पर आया। लेकिन सिंगल पॉइंट पर अगर आए अनबाउंडेड के केस में तो चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, तो z का जो वैल्यू चेक करना है, z बराबर -6। तो इस वैल्यू में z का जो फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो फॉर्मूला है यहाँ रख दीजिए। अब जैसे ही z का ये वैल्यू रखेंगे ये एक लाइन बन जाएगा। इस लाइन को L से लिखिएगा। अब इस लाइन को ड्रॉ कीजिए। ये लाइन कैसे बनाया गया, तो z का वैल्यू जो चेक करना है उसको रखें, z का फॉर्मूला यहाँ रख दीजिए। अब देखिए किस पॉइंट पर चेक करना है, तो यहाँ देखिए ये जो वैल्यू आया है a पर चेक करना है। देख सकते हैं z का वैल्यू -6 किस पॉइंट पर है, a पर। तो a पर x का वैल्यू 0 है, ये x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 0 है। देख सकते हैं आप y की जगह 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 6 मिलेगा। तो एक पॉइंट वही लेना है जिसको चेक करना है। लाइन मेरा ध्यान से सुनिएगा, एक पॉइंट वही लेना है जिसको चेक करना है। ये -6 जो है किस पॉइंट पर आया है, a पर आया है। तो जो लाइन बनेगा चेक करते समय उसमें एक पॉइंट वही लेना है जो चेक करना है। तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, इसका कोऑर्डिनेट है भी। दूसरा कोई भी पॉइंट ले लीजिए। तो चलिए एक बार x 0 y 6 ले लीजिए। अब एक बार x की जगह हम 2 ले लेते हैं। चलिए x की जगह 2 लेते हैं,
y निकाल सकते हैं हम लोग, y का वैल्यू -2 आएगा। पहला ये ध्यान देना है, चेक जिस वैल्यू को करना है पहले वैल्यू लिखेंगे, जो z का फॉर्मूला है पहले फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूला लिखने के बाद 2 पॉइंट लेते हैं हम लोग लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो एक पॉइंट वही लेंगे जिस पॉइंट पर ये वैल्यू मिला है, और बाकी एक पॉइंट कोई भी ले सकते हैं। जैसे हम x का वैल्यू 2 डाल दिए, x का वैल्यू 0 डाल सकते हैं, 4 डाल दीजिएगा, कुछ भी। अब इस लाइन को ड्रॉ कीजिए, तो देखिए x0 x6 y0, तो एक पॉइंट तो a है जिसको चेक करना है। अब देखिए x2 y -2, x2 y -2, तो देखिए पॉइंट स्केल थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, 1 सेंटीमीटर को हम लोग 1 यूनिट माने थे। अब ये जो लाइन आया x2 है और y -2 है, पॉइंट समझिएगा, x2 y -2 यानी x पर 2 y पर -2। अब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है इस लाइन के लिए, तो इस लाइन के लिए इस लाइन को डॉटेड लाइन बना के खींचिएगा। अब देखिए ये जो लाइन है L, जो चेक करने के लिए लाइन लेते हैं, इस लाइन को डॉटेड लाइन खींचेगा। अब देखिए ये लाइन पहले खींचा कैसे गया ये समझिएगा। अब देखिए 2 केस हो सकता है, या तो ये लाइन फिजिबल रीजन के अंदर इंटर कर जाएगा, या ये लाइन फिजिबल रीजन के बाहर रहेगा। तो अगर ये लाइन फिजिबल रीजन के बाहर रहता तो जो आप आंसर निकाले हैं वही आंसर होता, यानी z का मिनिमम वैल्यू -6 होता। लेकिन यहाँ ये लाइन जो है फिजिबल रीजन के अंदर इंटर कर गया है, तो जब चेक करने के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं L, और वो लाइन फिजिबल रीजन के अंदर इंटर कर जाए, तो उस केस में लिख सकते हैं कि z का जो मिनिमम वैल्यू होगा -6 नहीं होगा, -6 से भी कम वैल्यू पॉसिबल है। कब ऐसा सोचेंगे हम लोग, कह सकते हैं जब लाइन L फिजिबल रीजन के अंदर इंटर कर जाएगा तब। तो बिल्कुल यहाँ देखिए लाइन L जो है फिजिबल रीजन के अंदर इंटर कर गया है, तो कह सकते हैं यहाँ पर कि z का मिनिमम वैल्यू हम लोग यहाँ पे पता नहीं कर सकते। देखिए वैल्यू जो निकाले हैं अगर बाउंडेड रहता तब यही आंसर हो जाता, या अनबाउंडेड भी है और जो लाइन खींचे हैं अगर ये फिजिबल रीजन के बाहर रहता तब भी यही आंसर होता। लेकिन अगर लाइन चेक करते समय जो खींचे हैं फिजिबल रीजन के अंदर इंटर कर जाए, तो उस केस में कहेंगे कि ये जो वैल्यू निकाले हैं z का मिनिमम वैल्यू, इससे भी कम वैल्यू पॉसिबल है। हियर इन फिगर we see that minimum z is less than -6, so minimum z not equal to -6। देखिए आज के लेक्चर में आपको हम 2 एग्जाम्पल दिए। एक एग्जाम्पल में आप देखिए कि जो फिजिबल रीजन था बाउंडेड था, तो उसमें कोई चेक करने का झंझट नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल दिए उसमें अनबाउंडेड था, अनबाउंडेड में भी चेक नहीं करते हैं, लेकिन कब, जब आंसर जो आया अगर 2 पॉइंट पे रहता तब नहीं चेक करते। लेकिन अगर आंसर जो आया सिंगल पॉइंट पे मिला हो तब अनबाउंडेड के केस में चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं ये आपको सिखा दिए। आंसर कब ये नहीं होगा, जब ये लाइन जो खींचे हैं फिजिबल रीजन के अंदर इंटर कर जाएगा, तब लिख देंगे कि जो हम लोग मिनिमम निकाले हैं या मैक्सिमम निकालते, यहाँ मिनिमम है तो ये -6 नहीं होगा, इससे भी कम मिनिमम हो सकता है। तो कैसे अनबाउंडेड में लास्ट में आंसर चेक करना है सिंगल पॉइंट का, ये समझ जाइए। आप लोग एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज जिसमें एलपीपी दिया हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसको आप लोग बनाइएगा ग्राफ पेपर पे और बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। अगर डाउट होगा तो हम अगले लेक्चर में आपको ये सारा कुछ क्लियर कर देंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।